हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ईवीएस को मैं कंप्लीट एनसीईआरटी से पढ़ा भी चुकी हूं और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे वो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है गेहूं मूसला जड़, दूसरा है धनिया मूसला जड़, तीसरा है गाजर झकड़ा जड़ और चौथा है बांस मूसला जड़। तो जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी रेशेदार जड़। अब इनमें जो युग्म सही है वह बताना है। तो गेहूं में रेशेदार जड़ होती हैं, इसमें लिखा है मूसला, तो ये गलत हो गया। धनिया में मूसला जड़ होती है, तो बी विकल्प इसमें सही है। गाजर में भी मूसला जड़ होती है, इसमें झगड़ा लिखा है, इसलिए ये गलत है। और जो बांस है इसमें क्या होता है, इसमें प्रकंद जड़ तंत्र होता है। इसका अर्थ है कि जो क्षैतिज तना होता है वह भूमिगत होता है, तो ये भी गलत है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप सर्प कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? पहला है मेढक, दूसरा है छिपकली, तीसरा है चमगादड़ और चौथा है मछली। तो जो सांप सर्प कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है वह है छिपकली। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? पहला विकल्प है उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा होता है। तीसरा है उनके शरीर धारा रेखी है। तीसरा है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं और चौथा है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो इसमें जो अभिलाक्षणिक गुण नहीं है वह बताना है। तो उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा होता है, फैट, ये इसमें सही है। उनका शरीर धारा रेखी होता है, ये भी सही है। और वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन वे वातावरण के अनुसार अपने रंग को बदल लेते हैं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया था, यानी अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम है। यानी कि दिल्ली से आप तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं रेल द्वारा, तो दिल्ली के बाद जो स्टेशन आपको मिलेंगे उनका सही क्रम बताना है। पहला विकल्प है ग्वालियर भोपाल नागपुर विजयवाड़ा चेन्नई तिरुवनंतपुरम। दूसरा है ग्वालियर नागपुर विजयवाड़ा भोपाल चेन्नई तिरुवनंतपुरम। तीसरा है भोपाल ग्वालियर नागपुर चेन्नई विजयवाड़ा तिरुवनंतपुरम और चौथा है भोपाल नागपुर ग्वालियर विजयवाड़ा चेन्नई तिरुवनंतपुरम। तो दिल्ली के बाद जो स्टेशनों का क्रम है वह होगा, पहले आपको ग्वालियर मिलेगा दिल्ली के बाद, फिर भोपाल, भोपाल के बाद नागपुर, फिर विजयवाड़ा, फिर चेन्नई, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, यानी कि जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैप से एक प्रश्न जरूर आता है, तो मैप को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? पहला विकल्प है सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। दूसरा है विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल यानी अभ्यास करवाएंगे। तीसरा है डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे और चौथा है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है, तो यदि आप इमारत के बाहर दौड़ेंगे तो हो सकता है इमारत भूकंप के कारण गिर जाए और आप घायल हो जाएं, बच्चे भी घायल हो जाएं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी अभ्यास करवाएंगे, तो अभ्यास का समय नहीं है, भूकंप आ गया है, ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खिड़कियों के समीप भी नहीं जाना है। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे और बच्चों को भी यही करने के लिए कहेंगे।
सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? पहला विकल्प है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो वस्त्रों की रंगाई कहा गया है तो मधुबनी तो नहीं होगा। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? पहला विकल्प है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो इसमें कहा गया है कि किस कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है, तो वह है कलमकारी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश की एक कला है जिसमें गाय के गोबर, नील, हल्दी आदि प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके कपड़े रंगना और डिजाइन बनाना शामिल है। ये आपको याद रखना है। अब मधुबनी जो है ये चित्रकला का एक रूप है भारतीय चित्रकला का, और इसका संबंध कहाँ से है? बिहार से। लेकिन इसमें कपड़े रंगना शामिल नहीं है। ये चित्रकला जो है आंगन पर, दीवारों पर, इन सब पर की जाती है, कपड़ों पर नहीं की जाती, तो आपको ध्यान रखना है। वर्ली क्या है? वर्ली महाराष्ट्र की एक आदिवासी कला है जिसमें सफेद रंग का उपयोग करके दीवारों और सतह पर ज्यामितीय डिजाइन बनाना शामिल है। इसमें भी कपड़ों पर रंगाई नहीं की जाती, ये आपको याद रखना है। इसमें सी विकल्प सही है। कलमकारी के बारे में आपको बता दिया है। और फुलकारी क्या है? तो फुलकारी पंजाब की कढ़ाई की एक शैली है जिसमें वस्त्रों पर फूलों के डिजाइन बनाना शामिल है। यानी कढ़ाई की जाती है लेकिन कपड़े रंगे नहीं जाते इसमें भी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य से है और हरियाणा में रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा खाया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टैपियोका कहाँ पर खाया जाता है? केरल में खाया जाता है, ये आपको याद रखना है। सरसों के तेल में मछली को पकाकर कहाँ खाते हैं? जम्मू कश्मीर में खाते हैं। नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली कौन लोग खाते हैं? तो गोवा के लोग खाते हैं। ये आपको साधारण बातें और साथ में याद रखनी है क्योंकि ये प्रश्न में पूछे जा चुके हैं। इसमें बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? पहला विकल्प है पुनः चक्रण, दूसरा है लघु चरण, तीसरा है पुनः प्रयोग में लाना और चौथा है उत्चक्रण। तो वह पुनः प्रयोग में ला रही है पानी की जो खाली बोतलें हैं, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? पहला है धान, गेहूं, जई, दूसरा है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा समूह वानस्पतिक पौधे के अंश द्वारा उपजता है? तो वानस्पतिक पौधे के अंश द्वारा उपजते हैं आलू, गुलाब, गन्ना। क्योंकि आलू को जब बोया जाता है तो आलू काट कर ही बोया जाता है। गुलाब की लकड़ी को ही लगाया जाता है और गन्ने के तने को ही लगाया जाता है खेत में। तो ये बाद में पौधे का रूप ले लेते हैं, तो इसमें सी विकल्प सही है। और विकल्प जो लिखे हुए हैं जैसे धान है, इसके बीज होते हैं, बीज बोए जाते हैं। गेहूं भी बीज के द्वारा इनकी फसल की जाती है और जई भी बीज के द्वारा। गन्ना तने के द्वारा पैदा किया जाता है। आलू, आलू ही बोया जाता है। और पत्ता गोभी जो है इसके भी बीज होते हैं।
तो इसमें सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। पहला है सेब, आलू, टमाटर, गन्ना। दूसरा है पालक, अदरक, गन्ना, गाजर। तीसरा है गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। और चौथा है पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। तो पूछा गया है कि उन खाद्य पदार्थों के समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो जो गन्ना होता है ये तना होता है, आलू भी तना है, अदरक भी तना है और जो कमल डंठल है ये भी तना है। तो ये चारों ही तने हैं, तो सी विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी जो विकल्प आप देखते हैं जैसे सेब फल है, आलू तना है, टमाटर फल है, गन्ना तना है, इसीलिए ये गलत है क्योंकि इनमें चारों समान नहीं है। पालक पत्ते हैं, अदरक तना है, गन्ना तना है लेकिन गाजर जड़ है, इसीलिए ये गलत है। और पालक पत्ते हैं, पत्ता गोभी भी पत्ते हैं, जीरा बीज है और आलू तना है, इसीलिए ये भी गलत है। सी विकल्प में चारों ही तने हैं, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ए बी के अभिभावक हैं और बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है, ए और डी के बीच क्या संबंध है। तो ए जो है बी के अभिभावक हैं यानी माता पिता हैं और बी सी के पिता हैं और डी जो है बी की पत्नी है। तो ए और डी के बीच क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो बी के अभिभावक ए हैं और जो डी है वह बी की पत्नी है, तो ए और डी के बीच क्या संबंध होगा। जो डी है वह ए की पुत्र वधू है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा क्योंकि बी जो है पुरुष है, यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी के पिता हैं, तो बी पुरुष है और डी उनकी पत्नी है, तो ए और डी के बीच संबंध पूछा गया है तो वह उनकी पुत्र वधू है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। पहला विकल्प है सूरजमुखी, दूसरा है आक, तीसरा है आम और चौथा है नारियल। तो किसका फैलाव पशुओं द्वारा होता है ये पूछा गया है, तो सी विकल्प इसमें सही है, आम। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, जो सूरजमुखी होता है तो इसके बीज जो हैं वायु से फैलते हैं, जानवरों से नहीं फैलते। जो आक होता है इसके बीज का बाहरी आवरण कठोर होता है जिसे अंकुरित होने के लिए आग या तीव्र गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जानवरों द्वारा नहीं फैलते हैं। और जो नारियल है ये जो है जानवरों द्वारा ही फैलाया जाता है, लेकिन समुद्री जीवों द्वारा जो उन्हें अन्य द्वीपों तक ले जाते हैं। इसमें सी विकल्प सबसे अच्छा है, मैंगो यानी आम, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपने भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। पहला विकल्प है मोर, तोता, कबूतर। दूसरा है तोता, कौआ, उल्लू। तीसरा है उल्लू, बाज, चील और चौथा है कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो इसमें पूछा गया है कि भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे में समान है। तो इसमें आप मोर देखते हैं ये सर्वाहारी है, तोता जो है ये होता है शाकाहारी और कबूतर ये दाने चुगता है। इसी प्रकार से दूसरे विकल्प में आप देखते हैं तोता जो है ये शाकाहारी है, कौआ जो है ये सर्वाहारी होता है और उल्लू मांसाहारी होता है। तो ये तो दोनों गलत हो गई क्योंकि इनमें समानता नहीं है। उल्लू, बाज, चील, ये विकल्प सबसे अच्छा है क्योंकि उल्लू, बाज, चील तीनों ही मांसाहारी हैं, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और चौथा विकल्प जो लिखा हुआ है इसमें जो कठफोड़वा होता है ये कीट खाता है, गिद्ध जो है अपमार्जक है और कोयल ये फलों का सेवन करती है, तो इसीलिए ये भी गलत है, सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। पहला है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी। दूसरा है गणेश चतुर्थी, होली,
करवा चौथ, तीसरा है पोंगल, दिवाली, ईद और चौथा है गुड़ी पड़वा, नवरात्रा, गुरुपूरब। तो जो त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित हैं उन्हें बताना है। तो बिहू जो है असम का प्रमुख त्योहार है और ये फसलों की कटाई के बाद मनाया जाता है। बैसाखी भी फसलों की कटाई से संबंधित है और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। मकर संक्रांति यह भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है और लोहड़ी ये पंजाब में मनाया जाता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सभी त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, यदि आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? पहला है बंगलुरु, गांधीनगर, गोवा, दूसरा है मुंबई, ऊटी, पुणे, तीसरा है विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, पुरी और चौथा है महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। तो पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों का आपको भ्रमण करना है तो आप चुनेंगे महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। पश्चिमी घाट जो है एक पर्वतमाला है जो भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलती है और पर्वतीय स्थलों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो गए। अब अगले 15 प्रश्न पेडागोजी के हैं। तो चलिए पेडागोजी के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो लिखा है प्रश्न, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। और चौथा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो इसमें जो सही विकल्प सही है उसे चुनना है। इसमें से विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आप देखते हैं कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल आने से पहले इसको सुना होना यानी सुना जाना। तो इसमें तो याद करने पर कभी भी बल नहीं दिया जाता है, ये आप जानते ही हैं शिक्षण प्रक्रिया में। तो पहला तो नहीं होगा। बी, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी सही है। और पाठों को अधिक सुखद और रुचिकर बनाना, ये भी सही है। बी सी डी इसमें सही है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कभी भी किसी भी विकल्प में लिखा हो रटना, याद करना, इस तरीके का विकल्प हो उसे पहले ही काट दीजिएगा, क्योंकि याद करना और रटने पर शिक्षण प्रक्रिया में बल नहीं दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? पहला विकल्प है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरा है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तीसरा है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। और चौथा है विद्यार्थियों को कक्षा के अधगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो शिक्षार्थियों को कक्षा के अधगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ईवीएस के और उद्देश्य क्या हैं? छात्रों को उस दुनिया का पता लगाने और समझने के लिए प्रोत्साहित करके अधगम को प्रासंगिक और सार्थक बनाना जिसमें वे रहते हैं। कक्षा की शिक्षा को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने से छात्रों को अपने परिवेश से संबंधित अवधारणाओं, मुद्दों और अंतःक्रिया की बेहतर समझ प्राप्त होती है। इसीलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक ईवीएस कक्षा में शिक्षक एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वह तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? पहला है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें।
दूसरा है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तीसरा है आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। और चौथा है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उनका अवलोकन करें। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि साधारण पानी में अंडा जो है डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि साधारण पानी का जो घनत्व होता है वह नमकीन पानी की अपेक्षा कम होता है, यानी नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। तो ये तो प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर हम इस तरीके से देते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब बच्चे खुद प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझेंगे और अवलोकन भी खुद से ही करेंगे, तो डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण दिया गया है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। कारण जो है 2 बार लिख गया है। अब इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि क्योंकि अभिकथन में क्या लिखा है कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, और कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो कारण बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है अभिकथन की, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए ये पूछा गया है। पहला है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, दूसरा है प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, तीसरा है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, और चौथा है प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो एक ईवीएस शिक्षक है और योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। तो प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए ये पूछा गया है। तो प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, यानी कि कोई भी अध्याय छूटना नहीं चाहिए, कोई भी टॉपिक, और उद्देश्य जो है प्रश्न पत्र बनाने का वह सही होना चाहिए, तो इन्हीं पर जोर देना चाहिए। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। पहला है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, दूसरा है देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे कि संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, तीसरा है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, और चौथा है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो इसमें पूछा गया है कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं और ईवीएस में कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। तो देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो सीखने का परिणाम नहीं है पूछा गया था, इसलिए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि बच्चे कक्षा 3 के ही हैं। तो दूसरा विकल्प सीखने का परिणाम नहीं है यही पूछा गया है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। पहला है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, दूसरा है भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, तीसरा है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, और चौथा है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो इसमें बताना है कि सबसे अच्छा मानदंड कौन सा हो सकता है पाठ्य पुस्तकों के चयन करते समय। तो इसमें जो चौथा विकल्प आप देख रहे हैं वही इस प्रश्न का उत्तर है कि जो पाठ्य पुस्तक है वह बाल उन्मुखी होनी चाहिए। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म
के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए, तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण दिया गया है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो प्राथमिक स्तर में ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ये बात सही है। और कारण दिया गया है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? पहला है ग्लोब से नक्शा पढ़ना, दूसरा है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्र करना, तीसरा है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना और चौथा है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो व्यवहारिक गतिविधियां क्या होती हैं? जिनमें छात्रों को संलग्न करने, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं की समझ बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये होती हैं व्यवहारिक गतिविधियां। अब इसने सबसे उपयुक्त पूछा गया है व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक शिक्षण किट निर्माण में सक्रिय सहभागिता शामिल है, जिसमें पर्यावरणीय अवधारणाओं से संबंधित प्रासंगिक वस्तुएं, प्रतिरूपण या संसाधन शामिल हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा विकल्प है, तीसरा विकल्प, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला विकल्प है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन और चौथा है सीखने के बारे में आकलन। तो रचनात्मक आकलन क्या है? रचनात्मक आकलन एक पाठ इकाई या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। तो इसमें पहला सही है, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ए और सी इसमें सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो सीखने का आकलन है यानी अधिगम का आकलन, यह तब होता है जब शिक्षक लक्ष्यों और मानकों के खिलाफ अपनी उपलब्धि पर निर्णय लेने के लिए छात्रों के अधिगम के साक्ष्य का उपयोग करता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है सीखने का आकलन क्या है। इसमें ए और सी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण दिया गया है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण एक प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, ये गलत है। तो अभिकथन इसमें सही है, कारण गलत है, यानी ए सही परंतु आर गलत। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्र भ्रमण है ये वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान करके सीखने को बढ़ा सकती है। इसमें स्मरण नहीं आएगा, यानी याददाश्त को बढ़ावा ये नहीं देता है, तो इसीलिए इसमें कारण गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 विषयों में से एक है? पहला है पदार्थ, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं और चौथा है चीजें कैसे काम करती हैं। तो ईवीएस में 6 विषय बताई गई हैं, कौन कौन से? पहला है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, दूसरा है परिवार और दोस्त, तीसरा विषय है भोजन, चौथा है घर, पांचवा है पानी और छठवां है यात्रा। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाता है। 6 विषयों में से एक है, ये पूछा गया है, तो चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अब जो मैंने आपको दूसरा विषय बताया परिवार और दोस्त, इसमें 4 उप विषय शामिल हैं। कौन कौन से? संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। ये भी आपको साथ में
याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। पहला विकल्प है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। दूसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना। तीसरा है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। और चौथा है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो उपाख्यान अभिलेख क्या होते हैं? तो उपाख्यान अभिलेख अप्रत्याशित घटनाओं में बच्चों के निष्पादन और व्यवहार के संक्षिप्त और महत्वपूर्ण विवरण हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए ये पूछा गया है। तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, यानी ए और बी को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। पहला है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। दूसरा है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। और चौथा है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, पहला विकल्प है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। दूसरा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तीसरा है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। और चौथा है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो शिक्षक ने क्या किया है कि उसे भोजन विषय पढ़ाना है, लेकिन पहले छात्रों को पाचन तंत्र बनाने को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के जो विचार हैं उन्हें शिक्षक प्राप्त कर सके, यानी शिक्षार्थी क्या सोचते हैं उनके विचारों को जानना दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 30 प्रश्न लिए आज की वीडियो में। 15 एनसीईआरटी बेस्ड थे और 15 पेडागोजी के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।